तो एक तरफ राजेंद्र भंडारी और भड़ाना साहब, करतार भड़ाना बीजेपी के चेहरे, कांग्रेस काजी निजामुद्दीन और लखपत बड़ोला दो अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर दांव लगा चुकी है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। जयसिंह रावत जी हैं, उत्तराखंड की सियासत का बहुत जाना माना चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे अरसे से सियासत के गलियारों को कवर करते रहे हैं। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे हैं और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इस चर्चा की शुरुआत लेकिन जैसर मैं आपके साथ करना चाहूंगा। जैसा दिखाई दे रहा है क्या बिल्कुल वैसा ही है या फिर पर्दे के पीछे की सियासत की कहानी मंगलोर और बद्रीनाथ में अलग अलग है? यानी मेरा कहने का मतलब यह कि यह राह इतनी आसान भंडारी और भड़ाना दोनों के लिए नहीं है, क्या ऐसा ही है? मैं आपकी बात समझ रहा हूं जी, लेकिन फिलहाल जो अभी तक जो ऊपरी तौर पर जो दिख रहा है हाँ। वो ये है कि दोनों जगह कांग्रेस के काजी साहब भी आजमाए हुए हैं, वो 3 बार जीत चुके हैं वहां पर मंगलौर से, और वहां कांग्रेस की क्या स्थिति से आप जानते हैं बेटर है। बीजेपी से बहुत ज्यादा दुगना वोट अभी मिला था उधर इस जगह पर जी, लोकसभा में लोकसभा में वही स्थिति लेकिन जो कैंडिडेट हैं बिल्कुल नए हैं। अब पता नहीं उनका कितना वो असर करते हैं, क्योंकि भड़ाना राजनीति में नए तो नहीं है, वो तो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, बसपा में बीजेपी में इधर उधर सब है, तो उनका अपना तजुर्बा भी है। अब वो क्या वहां गुल खिलाएंगे देखने वाली बात। आप मैनेजमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, यही स्थिति उसकी है, बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी अपने आप पिछली बार चुनाव जीते हुए थे, कांग्रेस के टिकट थे, मतलब जीत गए थे, चाहे 2000 भी जीत गए, और अभी जो लोकसभा चुनाव में भी लीड है, लगभग 7000 की लीड है उसकी बीजेपी। ये तो ऊपरी तौर पर है, लेकिन अंदर अच्छा दूसरा है कि लखपत बड़ोला बिल्कुल फ्रेश हैं, भले वो काफी पहले चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ा युवा नेता है, दमदार नेता है, दोनों एक ही ब्लॉक के हैं, पोखरी ब्लॉक के, हमारे ब्लॉक के, मैं भी ब्लॉक का हूँ जी। तो है युवा नेता, अच्छा उनका युवाओं में अच्छा पकड़ भी है, लेकिन राजेंद्र भंडारी तो कई बार जीत चुके हैं, बड़ा वो है, तो लखपत बड़ोला कितना दम खम है वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन अभी क्या हुआ कि बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी जी के गांव के ही अपने ही भाई हैं, करीब भाई ही हैं, सगे भाई नहीं है लेकिन कजन है, नजदीकी ही है। वीरेंद्र पाल भंडारी लगभग बगावती फेवर उतर आए हैं, क्योंकि वो बीजेपी के उस पोखरी ब्लॉक के प्रमुख नेताओं में से एक है, जो हमारा ब्लॉक है पोखरी, तो वहाँ के बीजेपी के बड़े दमदार नेताओं में से हैं वीरेंद्र पाल भंडारी, और राजेंद्र भंडारी के कजन है। उन्होंने राजेंद्र भंडारी को टिकट मिलने के बाद उन्हें उनका इस्तेमाल राजेंद्र भंडारी के खिलाफ किया गया था, भाई को भाई के खिलाफ लड़ाया गया था। अब ऊपर वाले तो मिल गए, सारे दोस्ती में हाथ मिल गई, लेकिन वो तो जिन्होंने अपने भाई के खिलाफ बगावत की, वीरेंद्र पाल भंडारी, उनकी स्थिति तो बड़ी ऑकवर्ड हो गई। हाँ। अब उस स्थिति से करने के लिए उन्होंने तो खरीद लिया है नॉमिनेशन पेपर, अभी भरा तो नहीं है, अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल कानून निर्दलीय उठूंगा इसकी वजह, राजेंद्र भंडारी की वजह। तो लेकिन अभी देखना है, अभी नॉमिनेशन तो उन्होंने किया है। यानी राह आसान नहीं है जैसे आप बता रहे हैं, ऊपर से समुद्र शांत है, अंदर तूफान है। बहुत से देखिए ना, बहुत ऊपर से लग तो नहीं लगेगा। अभी लोकसभा चुनाव में भी लीड है कांग्रेस बीजेपी की, और इस सीट पर राजेंद्र भंडारी जीते हुए हैं, कांग्रेस से टिकट से जीते हुए हैं। राजेंद्र भंडारी अपने आप से एक दमदार नेता है, बड़े नेता है, उत्तराखंड के गढ़वाल के हैं बिल्कुल ऊपरी तौर पर, लेकिन अंदर खाने क्या गुल खिलाता है, क्योंकि वीरेंद्र पाल भंडारी का बगावत अभी तक बगावती जो तेवर है, ये एक संकेत है। बीजेपी के अंदर न जाने कितने वीरेंद्र पाल भंडारी हैं, जिनको जो आज के राजेंद्र भंडारी की वजह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जी
तो राजेंद्र भंडारी की वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। वो वहां जम गए थे तो तब तक राजेंद्र भंडारी वहीं हाँ। चले गए। तो ऊपर से जितना आसान नजर आ रहा है वैसा है नहीं, वैसा मुझे लगता है उतना आसान होगा नहीं। ठीक। नोटियाल जी, हाँ जी, ये तो समझ में आ रहा है जितना आसान दिख रहा है वैसा आसान है नहीं, लेकिन कांग्रेस को कहां उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? और उपचुनाव में अक्सर यह माना जाता है कि भाई वो सत्ता का ही चुनाव होता है, मतलब जो सत्ता में है उसके लिए थोड़ा आसान होता है जीतना, बहुत आसान होता है। सत्ता तिलक भाई काफी दुरुपयोग करती है सत्ता का, उपचुनाव में अक्सर पाया जाता है। लेकिन इस समय स्थिति कुछ अलग है। इस समय लगता है लोकसभा चुनाव से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। वो बात अलग है, उत्तराखंड में 5 सीटें लोगों की आई है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग थोड़ा मोदी जी को ज्यादा चाहते थे, इसलिए उनको उनके नाम पर वोट मिल रहे थे। उत्तराखंड का कोई भी नेता इस काबिल नहीं है जो अपने नाम पर जीत सके, मोदी जी के नाम पर जीत रहे थे। लेकिन आज जनता को मोदी जी का असली चेहरा भी पता लग गया है। और आज मैं धामी जी को भी सुन रहा था, धामी जी वहां बात कर रहे थे, धारा 370 की बात कर रहे थे, यूसीसी की बात कर रहे थे, सीए की बात कर रहे थे। एक समय था जब बोलते थे कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया, कोई आतंकवादी नहीं। और इस बार धारा 370 पे थोड़ा चुनाव लड़ना है नोटियाल जी आपको, लेकिन धामी जी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, धामी जी बोल रहे थे। आप अपने मुद्दे उठाएंगे ना साहब, वो अपने मुद्दे उठा रहे बात कर रहे थे। नोटियाल जी वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, आप अपने मुद्दे उठाएंगे ना। धामी जी वहां पर जो बात कर रहे थे उस बात का वहां की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आशीष जी आप अपने मुद्दे उठाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं। निश्चित हमारे नेता वहां अपने ही मुद्दे उठाएंगे और अपने ही मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं का गला घोटकर दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में लाकर अपने कार्यकर्ताओं को बोलती है कि आप इसके जय जयकार के नारे लगाओ, जिसके कल तक पूरे विरोध में खड़े थे। कल तक जब धामी जी जाते थे, जब जोशी मठ के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई थी, तो धामी जी भंडारी से मिलने को तैयार नहीं थे। भंडारी जी बोलते बोलते कह जाते थे कि मुझे धामी जी मिल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ की समस्या को बता सकता हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ। लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं थे, दूर दूर से आते थे, अपने चेहरे शब्दों के साथ आते थे और निकल जाते थे। और आज धामी जी के प्रचार में वहां पर नोटियाल जी वक्त की बातें नोटियाल जी निश्चित देखेगी और समझेगी। नहीं, एक मिनट, कहां से आते थे, कहां लौट जाते थे? जब जोशी मठ के अंदर जो आपदा, जोशी मठ से अप डाउन करते थे, उस टाइम पे भी वहां जाते थे। देहरादून वाला आवास नहीं मालूम उनका आपको? देहरादून वाला आवास नहीं मालूम उनका आपको? नहीं, उनका आवाज मुझे, उनका भी मालूम है, उनका भी आवाज। हाँ, नेहरू कॉलोनी वाला आवास मालूम है ना उनको? आप बताएं जोशी मठ की समस्या। ऐसा मत बोलो कि पहाड़ से अप डाउन करते थे, हमारे विधायक की सुनते नहीं थे। तो यही विधायक जो है जिनका विधायक बैठे थे हड़ताल पर, पूरी वहां की जोशी मठ की जनता बैठी थी, तो धामी जी को फुर्सत नहीं थी। आज धामी जी क्या है, अब हम विकास करेंगे, तो आप तो सीएम पहले थे, आज की सीएम थोड़ी है। आप अगर विकास करना चाहते तो वहां की जनता तरफ क्यों होती? और बद्रीनाथ के अंदर जो मकसद उनके प्रत्याशी पर ही आप निर्भर रहेंगे या आपने भी कुछ तैयारी की है? मैं वो पूछ रहा हूँ। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और आप देखना कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा, उनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा। जनता उनके साथ नहीं है, समय उनके नेता नहीं, जनता भी उनके साथ नहीं। जनता खुद कह रही है, हम इस आदमी पे कैसे विश्वास करें? कल तक कांग्रेस बोलता था, आज भाजपा कह रहा है। कल एक दिन पहले तक भाजपा को जो गलवा रहा था आदमी, आज वो कहता है भाजपा अच्छी हो गई। तो जनता को अगर आपने क्या लिया क्या दिया, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को अपने हितों से मतलब है, इसकी बात करेगा। इतना बताइए कि भाई आपके साथ जनता है, लेकिन आपके नेता आपके साथ हैं, जो आपके बड़े नेता हैं। सवाल ये है, क्यों नहीं? आपने कल को देखा होगा, काजी निजामुद्दीन की सभा थी, सब लोग बैठे थे, कौन नेता नहीं था? सारे नेता हमारे साथ हैं। और अब वो सब समय छोड़ दीजिए आप, जब कांग्रेस पार्टी की सीट कम आ रही थी, अब कांग्रेस का दौर शुरू हो गया, हमारी सीटें आएंगी, हम हर जगह से जीतेंगे और जनता का हित होगा। चल ठीक है, जोश होना चाहिए, ये बहुत कम है। जैसर देखा ना आपने, मतलब 99 पे भी जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि देखा हमने कमाल करके दिखा दिया। मतलब ये भी गजब है आप लोगों का कि जोश आई है, 99 पर भी लड्डू बांट रहे हैं। क्यों नहीं मनाए? ठीक, अच्छी बात है, 99 पे भी लड्डू बांटिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो हम 51 से 99 सर आप बनाइए ना सर, लड्डू बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सुनीता जी जुड़ चुकी है, सत्ता आ गई। सुनीता जी कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। नोटियाल जी कह रहे थे आज बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही पिक्चर में। मैंने कहा नहीं, वो सत्ता में है, थोड़ा लेट आते, तो सत्ता वाले लेट ही आते हैं, सत्ता में जो रहता है वो लेट ही आते हैं।
लेकिन जहाँ तक भाजपा की, देखिए आज दोनों विधानसभा में हमारा नामांकन हो चुका है और जिस प्रकार से नहीं अभी एक मिनट आप लग रहा है याद करके आए आज। मैंने ये राजेंद्र भंडारी वाले मसले पर थोड़ा सा बात हो रही थी। ये भंडारी जी को जनता एक बार फिर से मौका क्यों देगी, ये जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। और ये भी बताइएगा कि ऐसा कौन सा काम जो बद्रीनाथ में रहते हुए वो नहीं कर पाए इस बार करेंगे, बताइए। देखिए ऐसा है, राजेंद्र सिंह भंडारी जी हमारे क्योंकि भाजपा के देखिए वरिष्ठ नेता अब हैं और उनको प्रत्याशी के रूप में हमने चुना है और पार्टी संगठन ने जिस प्रकार से उन पर विश्वास जताया है, जो कार्य वो कांग्रेस पार्टी में रहकर नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो जो कांग्रेस पार्टी उनको बोलने के लिए बोलती थी वही वो आगे रिपीट करके बोल देते थे। तो उनका वहां पे जिस प्रकार से मैं कहूँ कि विधायक होते हुए भी चल नहीं पा रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और अब भारतीय जनता पार्टी में उनको स्वतंत्रता है काम करने की, विकास लाने की और विकास के साथ में यानी विपक्षी विधायकों की आप सुनते नहीं है आपके मुताबिक? देखिए कांग्रेस पार्टी में अभी तक जितने विधायक जीते हैं चावला जी, उनका एक उदाहरण दे दीजिए कि उन्होंने कोई एक नया काम किया हो। मैं मानता हूं आपकी बात, राजेंद्र भंडारी ने एक काम नहीं किया। आगे बताइए कि अब वो क्या करेंगे? देखिए आगे जितने भी जो भी हमारा एजेंडा है, जो कार्यों को लेकर हमने रणनीति बनाई है, उनको पूरा करेंगे। जो तो आपको क्या लगता है कि जब उनके अंदर विपक्ष में रहते हुए काबिलियत नहीं थी अपने क्षेत्र का विकास करने की, आपके साथ आकर वो इतने काबिल हो जाएंगे भंडारी जी? देखिए इंडिविजुअल हर नेता की कैपेसिटी होती है, एक नहीं उनकी कैपेसिटी तो आपने बता दी ना कि एक काम ढेले का नहीं किया उन्होंने बद्रीनाथ में। नहीं। अच्छा मैंने नहीं ये कहा कि देखिए क्या होता है, कई बार जिस प्रकार से कांग्रेस का जो हिसाब किताब है, कांग्रेस पार्टी इतना तो संगठन संभाल पा रही है ना, जो उनके विधायक। मैडम वो संगठन से नहीं चलते राजेंद्र भंडारी, आप गलत बोल रहे हैं। वो संगठन से नहीं चलते हैं, आप उनको जानते नहीं। आपने कहा ना कि हमने अब उनके अपना वरिष्ठ नेता चुन लिया। आपने ये बात कही, मैं वही बात कर रहा हूं। मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा कि आपके मुताबिक भंडारी जी ढेले का काम नहीं कर पाए बद्रीनाथ में, इस बार क्या करेंगे ये बता दीजिए। मैंने ये पूछा था आपसे। देखिए बद्रीनाथ देखिए सीमांत क्षेत्रों में आता है और सीमांत क्षेत्रों में बहुत सारे निर्माण हैं जो हो रहे हैं प्रोसेस में, उन प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए बहुत चुनौतियां भी सीमांत क्षेत्रों में है, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, हेल्थ की है, शिक्षा की है, बॉर्डर्स की है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप वो भाजपा में अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। जो विजन लेकर वो आगे बढ़ना चाहते थे उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अगर हम अपना कोई नया काम विधानसभा में करते हैं तो वो भाजपा के खाते में चला जाएगा, इसलिए ये लोग निष्क्रिय पड़े हैं। तो इसीलिए भाजपा में राजेंद्र भंडारी जी का हमने स्वागत किया, वो काम करना चाहते हैं और जितने भी पेंडिंग जो काम है वहाँ पे उनको वो आगे बढ़ाएंगे। जवाब दीजिए नोटियाल जी जल्दी से, फिर मैं जय सर के पास। देखिए कितना झूठ बोलते हैं लोग। वो हमारी पार्टी में थे तो हम काम नहीं कर रहे थे, यानी कि वो हमसे कुछ मांग रहे थे और हम दे नहीं रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, बताएं। सरकार आपकी है, वो काम करना चाहते थे, अगर लायक आदमी थे तो आप उनको देते व्यवस्था वो कर देते। और आप ये बोले कि आप तानाशाह लोग हैं जो विपक्षी विधायकों को देना नहीं चाहते। अगर वो आदमी सही है तो यानी कि आपकी वजह से वहां का विकास होता है। आपने वहां उन्होंने जो मांगा आपने नहीं दिया, आपने कहा जब तुम भाजपा में आओगे तभी होगा। तो इस तरह की हरकतें बंद करो। आप इतने गद्दार लोग हैं जो बताए दिल्ली तक का पानी रोक गए, आप पानी तक नहीं पीने देते लोगों को, वहां का विकास रोक दिया कि दूसरी पार्टी का है। तो किस तरह काम कर रहे हैं आप? मंगलवार जाते वहां का विकास रोक दिया, कठपुतली की तरह विधायकों को नचाया जाता है, वो भाजपा में नहीं होता। सरकार ये दिमाग से निकाल आपको समझना दीजिए। चाहिए, झूठ की राजनीति बंद करो और दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपने ला रहे हो। अगर आप एक आदमी लाते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए आप अपने 100 आदमियों का गला ढूंढते हैं और इसका परिणाम बहुत आपको भोगने पड़ेंगे आने वाले समय में। और आप भोज भी रहें अंदर खाने। आज आपका अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है और चुनाव लड़ रहा है तो वो आपको ही नुकसान देने वाला है, हमें नुकसान नहीं देगा। अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखो। दूसरी पार्टियों से ना लगे, आप विधायक बनाना चाहते हो और सांसद बनाना चाहते हो, ये छोड़ दो। हमारे में गुरु आप गए हुए कहीं ना कहीं एक मिनट रुकिए। नोटियाल जी कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखो, है अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखो, नोटियाल जी कह रहे हैं। खैर अभी मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब इस विषय पर। लेकिन एक बात जयसर मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा हटके है मामला। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें पूछनी चाहिए, लेकिन आप अंदर की खबर जानते हैं, मैं इसलिए क्योंकि जनता भी जान ले।
ये जो राजेंद्र भंडारी जी वाला मसला है, ये महाराज जी के साथ आजकल उनके कैसे ठीक ठाक है मामला, उनके राजनीतिक गुरु? देखिए, राजनीति में कहते हैं ना कोई स्थायी दोस्त होता है, न स्थायी मित्र होता है। हाँ। लेकिन राजेंद्र जो है थोड़ा उग्र है। हाँ। तो स्वभाव से उग्र है, तो उनका वो औरों की तरह एकदम वो मिक्सअप, मतलब एकदम वो पुरानी स्थिति में आना उनके लिए कठिन हो जाता है। हाँ। लेकिन अभी तिलक जो अभी मैडम कह रही थी कि राजेंद्र भंडारी ने कुछ नहीं किया काम, ये बात सही नहीं है। राजेंद्र भंडारी ने काम नहीं किया होता कि कांग्रेस के मंत्री के तौर पर या विधायक के तौर पर, तो वो गढ़वाल कंस्टिट्यूंसी में अकेले सीट जो जीत पाए थे। हाँ। बीजेपी की इतनी लहर के बावजूद तो अपने काम के बलबूते पर हुआ। दूसरी बात, आज सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष में रहते हुए साहब काम क्षेत्र के काम नहीं होते, तो क्या विपक्ष के सारे विधायक रूलिंग पार्टी में चले जाए? विपक्ष रहे ही नहीं। और यह तो सही है आपकी। क्या कल माना 2027 में कांग्रेस आती है, अगर 22 में आती है, हाँ। तो क्या बीजेपी में जितने हैं वो सबको कांग्रेस में आ जाना चाहिए ताकि काम हो जाए? तो ये थ्योरी ठीक नहीं है, जो भी होगा। सुनीता जी, ये दरअसल जैसे उदाहरण जो आपने पेश किया वो ठीक नहीं है। बहरहाल तिलक, जो आपने महाराज वाली बात कही है, हाँ। लेकिन उनके अभी रिश्ते महाराज जी उनसे बहुत करीबी रहे हैं, महाराज जी के सलाह रहे हैं, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है उनकी। भेजा था तो क्या प्रॉब्लम थी कि भाई उनको छोड़ना पड़ा? तो यही वजह थी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से काम नहीं करने दे रही थी उनको। जो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विधायकों को 70 के 70 विधायकों को काम करना होता है, लेकिन उनको सब कुछ निजी जारी करने के बाद, सभी प्रोजेक्ट की जारी करने के बाद ये इंटरेस्ट नहीं दिखाने देते। ये नहीं, सुनीता जी, समीक्षा भी मालूम है हमें, प्रभारी मंत्री कैसे काम करते हैं वो सबको मालूम है ना। लेकिन वो जयसर कह रहे थे कि भाई जो विपक्ष के विधायक हैं वो क्या सत्ता पक्ष में आ जाए अपना काम करवाने के लिए? देखिए, ये तो मैं हम सब लोग जानते हैं। हाँ। कि अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार का विजन हमारी पार्टी लेकर चल रही है, उसको लेकर प्रत्येक कांग्रेसियों ने विकास। मैडम, एक छोटा सा सवाल था, एक मासूम सा सवाल था कि बतौर विपक्ष में रहते हुए विधायक राजेंद्र भंडारी ऐसा कौन सा काम नहीं करवा पा रहे थे जो सत्ता पक्ष में आकर वो बद्रीनाथ के विकास के लिए करवाना चाह रहे हैं? बस एक छोटा सा मासूम सा सवाल था। जीतने के बाद फर्क देखिएगा कि राजेंद्र भंडारी जी भाजपा में आके किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कंपेयर तो उससे बात होगा। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। देखिए, जैसा ये तो काबिल प्रवक्ता की निशानी है। सवाल का जवाब कह रहे भविष्य में देखिएगा वो क्या करेंगे। अब ये नहीं बता रहे कि अब क्यों जा रहे हैं वो, मतलब क्या मकसद था, कौन सा ऐसा बद्रीनाथ के विकास का कार्य रुका हुआ था, वो नहीं बताया सुनीता जी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के बाकी विधायकों का भी आप देखा जोखा देखिए कि एक वीडियो आया था गाली गलौज का इनका कुमाऊं से, इनके विधायक का। उसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि हुई 2 साल में? कुछ नहीं काम करते। एक बार विधायकों को माननीय विधायकों को सब एक प्रकार होता है, लेकिन ये लोग निष्क्रिय हो जाते हैं कि हमारी तो सरकार चल नहीं रही है तो हम क्यों काम करें। उस जनता के साथ भी धोखा करते हैं। और उसके बाद जो है कांग्रेस जो है, देखो विधायकों का कसूर नहीं है। सुनीता जी चाहता है कि मुझे जीत के आना, मैं अपने क्षेत्र में काम करूं, लेकिन अब दिल्ली में इनका कांग्रेस का जो वहाँ से डंडा चलता है वो ऐसा चलता है कि इनको काम नहीं करने दिया जाता। ऐसी बात कर रहे हैं, कहाँ जा रही है? बताइए। नहीं, सुनीता जी, आज थोड़ा मेरे को लग रहा है गेर बदला हुआ है मामला। मैं एक बात जानना चाह रहा था, बस चलते चलते बताइएगा। ये मंगलौर में भड़ाना जी को, मतलब जब आपने प्रेजेंट किया, क्योंकि वो निष्ठावान कार्यकर्ता, जैसे कि आपने बताया 2 महीने पहले ही पार्टी में आए थे, तो निष्ठावान होने की वजह से जो मंगलौर के कार्यकर्ता थे, दुनिया के सबसे बड़े संगठन ने उनको टिकट दिया। तो मंगलौर के लिए वो क्या करेंगे ऐसा जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए चावला जी, मंगलौर में भाजपा जो है कभी जीत कर नहीं आई, ये कटु सत्य था। हाँ। लेकिन अब हम इस मिथ को तोड़ने जा रहे हैं। कैसे? सीजन के साथ भड़ाना जी ने, बाकी सभी, उनके पास देखिए एक टैग है कि वो जहाँ जाते हैं वो जीत कर आते हैं। नहीं, वो जहाँ वो अभी आप जुड़े नहीं थे ना, तो रावत सर ने बताया, वो कह रहे हैं हर घाट का पानी पिया उन्होंने। देखिए, ऐसा है, रावत जी तो कांग्रेसी मानसिकता के ज्यादा है, वो तो कहेंगे ही। मतलब आप लोग भी, मतलब जो सवाल पूछे वो कांग्रेस मानसिकता का है।
ना वो निष्पक्ष नहीं रहते हैं भाई। हम भी 5 साल से कर रहे हैं डिबेट, हमें भी समझ आता है। अच्छा तो बता दो मैं कौन सी मानसिकता का हूं, मुझे भी बता दो। देखिए आप निष्पक्ष एंकर हैं जो सही बात बोलते हैं, किसी को कड़वी लगे मीठी लगी जैसे मर्जी लगे। सुनीता जी ऐसा है, सुनिए, आप चर्चा में बैठे हुए, आपको 5 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, ठीक। निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में हमने जयसर को देखा, इसलिए मैं उनके पीछे सर लगाता हूं इज्जत के साथ। पत्रकारिता में अपन है और हम तो नहीं, ऐसा मत बोलिए कि वो कांग्रेस में, ऐसे ना, ये गलत बात है। लेकिन कई बार देखिए उनका विश्लेषण देखिए, आतंकवादी भी हो सकता है, आतंकवादी नहीं बोला, लेकिन वो बोल सकता है जो सही बोलेगा। जो विजन हमारी भाजपा की पार्टी के जनप्रतिनिधि रखते हैं। सुनीता जी आपको 5 साल हो गए ना, मुझे 20 साल हो गए देखते हो उनको, ठीक। और वो सत्ता में रहकर ना आपने कहा ना, वो वही है जिन्होंने हरीश रावत से भी सवाल पूछे, ठीक, विजय बहुगुणा से भी सवाल पूछे और नारायण दत्त तिवारी से भी सवाल पूछे। नहीं आपने देखा है वो दौर? मैंने देखा है, बहुत सम्मान करती हूँ उनका, लेकिन नहीं ऐसा मत करिए मैडम। मैं बता रही हूँ आपको, ये आप खुद विश्लेषण भी कर चुके हैं, आपको मालूम है सारी चीजें। कभी कभी क्या होता है, देखिए भड़ाना जी की जो बात आ रही है ना, एक समीकरण होता है कि हमें किस बंदे में ज्यादा जीत का वो दिख रहा है। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते तो निश्चित मैडम आपका समीकरण मैनेजमेंट के हिसाब से होगा, जहां निष्ठावान कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। सवाल बस इतना था, ठीक, बस सवाल इतना था जिसे आपने जो है गलत डायरेक्शन में ले गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नोटियाल जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी, और जयसर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव का दंगल किसका होगा मंगल, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।